हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। और हम आज इस क्लास के अंदर भौतिक विज्ञान की जो प्रकाश की क्लास चल रही थी उस क्लास को डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हम इस ऑल जीके सेंटर चैनल पर लगातार जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो आज हम जनरल साइंस के अंदर जो पहला जो प्रकाश का टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें 3 क्लासें ख़त्म हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 4 के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, उस क्लास की हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्लास नंबर 4 में क्या बात करने वाले हैं। क्लास नंबर 4 प्रकाश के बारे में। क्लास 4 बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। प्रकाश के बारे में प्रकाश बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में आने की दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी और अच्छा टॉपिक है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से बार बार जब क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से भी आते हैं, तो हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएं ताकि हमको ये प्रकाश का टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। और इस टॉपिक के जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को हम आराम से सरल कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आज जो लेंस थे, लेंस किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि लेंस किसे कहते हैं। देखिए, हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, आज हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेंस किसे कहते हैं। दो गोलीय दो गोलीय पृष्ठ की बात हो रही है दोस्तों। फिर ध्यान दीजिएगा बात पे। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। बात एक बार फिर सिंपल है। हमने सबसे पहले क्लास 4 की शुरुआत की और लेंस के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया। लेंस कहते किसे हैं, सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस बोला जाता है, लेंस कहा जाता है। ये बात थी यहाँ तक। चलिए इसके बारे में लेंस कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में प्रमुख रूप से हम डिस्कशन करते हैं। चलिए लेंस के प्रकार के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, लेंस के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए, लेंस के प्रमुख रूप से 5-6 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उभयोतलक। ये उभयोतलक लेंस होता है। उसके बाद समतल लेंस लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको समतल उत्तल, ठीक है। इसके बाद हम अवतोलक। देखिए, ये उभयोतलक है, ये समतल उत्तल है, ये अवतोलक है। इसके बाद हम बात करेंगे उभयावतलक। दोस्तों, यहाँ तक 4 लेंस हो चुके हैं। उभयोतलक, समतल उत्तल, अवतोलक और उभयावतलक। ये और उसके बाद समतल अवतल, ठीक है। समतल अवतल, फिर है उत्तलावल दोस्तों, फिर लास्ट में उत्तलावतल। ये प्रमुख रूप से दोस्तों 6 प्रकार के लेंस होते हैं। उभयतलक, ये लेंस किस प्रकार का होता है दोस्तों, इसको चित्र के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस प्रकार का
लेंस होते हैं, अंदर की साइड से उभरे हुए जबकि किनारों की साइड से अंदर गए हुए। ये उभयतलक लेंस यानी उभरे हुए लेंस की श्रेणी में आते हैं। ये इस प्रकार के लेंस होते हैं। इसके बाद बात करेंगे समतल उत्तल की, तो वो इस प्रकार के होते हैं। वो दूसरे जो हैं वो इस प्रकार से होते हैं, समतल उत्तल लेंस। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अवतोलक। जो अवतोलक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, आदि चंद्रमा की जो तस्वीर होती है उस प्रकार से होते हैं। कौन से? अवतोलक। ये होते हैं अवतोलक। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उभयतलक होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। दोस्तों देखिए, उभयतलक ये इस प्रकार से होते हैं, उभयतलक वतलक। ठीक है। उभयवतलक होते हैं जो ये इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समतल अवतल की। तो समतल अवतल है जो इस प्रकार से होते हैं, समतल अवतल इस प्रकार से दोस्तों होते हैं। ये है समतल अवतल की तस्वीर। उसके बाद जो लास्ट में बसा है वो भी चंद्रमा की तरह होता है, लेकिन होता दूसरी अर्ध चंद्रमा की तरह, लेकिन होता इस साइड में है, दूसरी साइड में न होकर के इस साइड में होता है। ये जो प्रमुख रूप से प्रकार हैं दोस्तों, समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। और इसके प्रकार की बात करें तो उभयतलक, समतल उत्तल, अवतोलक, उभयावतोलक, समतल अवतल, और तीसरा है जो हमारा लास्ट में बसा वो उत्तला अवतल है। दोस्तों ये यहाँ तक समाप्त होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस की समता के बारे में, कि ऋणात्मक धनात्मक के बारे में। अगला पॉइंट नोट करके, नोट उत्तल लेंस, नोट उत्तल लेंस, माफ कीजिएगा, उत्तल लेंस की समता, उत्तल लेंस की जो समता होती है दोस्तों वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की समता दोस्तों कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की समता धनात्मक व अवतल लेंस की समता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, इस बात को याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता है वो ऋणात्मक होगी। आपको याद रखने के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मेरे जो दिमाग में आई है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, यानी कि जो उत्तल लेंस है वो अगर 3 अक्षर का है और इसमें हम खर्च क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो धनात्मक क्या होगा, बढ़ेगा। उत्तल 3 अक्षर का है, धनात्मक मतलब ज़्यादा प्लस हो रहा है, जबकि अवतल 4 अंक का है तो यहाँ पे माइनस ज़्यादा हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है तो ऋणात्मक होगा। इस तरह से आप कनेक्ट करके और भी आइडिया लगा के याद कर सकते हैं। हमेशा याद रखने के लिए उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल 3 अक्षर का है तो उसमें क्या होगा, ये भी ये 4 अक्षर का है अवतल लेंस, लेकिन ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 लगभग ये हाफ हाफ करके एक हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 अक्षर का ये हो जाएगा। तो ये 4 का, ये 5 का, ये 3 का, ये 1 2 3 4, ये 4.5 का। याद रखिएगा, अक्षरों से भी जोड़ के याद कर सकते हो, कुछ भी करके अगर याद रखोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं इसके आगे। देखिए ये जो लेसन शुरू हुआ था कि 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है, इसके प्रकार के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा नोट उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑल जी के सेंटर पे जो जिस प्रकार वीडियो पढ़ाए जा रहे हैं आपको किस प्रकार लग रहे हैं उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मालूम लगे कि आपको कौन सी बात समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उत्तल लेंस और इनके बारे में और बात करते हैं। नोट की नंबर 2 बात, दूसरी बात है लेंस को किसी द्रव में
लेंस को किसी द्रव में, लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, लेंस को किसी भी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी, जो फोकस की दूरी होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। फोकस दूरी व समता, समता दोनों बदल जाती है। देखिए बात सिंपल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि लेंस को किसी भी द्रव में डुबोने पर, जब लेंस को हम किसी भी द्रव में डुबोएंगे, पानी के अंदर, द्रव किसी भी प्रकार का हो सकता है, पानी का जरूरी नहीं, लेकिन उसमें डुबोने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है। वो क्षमता निश्चित रूप से, फोकस दूरी भी घटेगी और क्षमता देखने की वो भी घटेगी, क्योंकि वो पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य की किरणें आती है तो एक प्रिज्म नामक यंत्र या इसे माध्यम से गुजरता है, तो क्या होता है, गुजरता है तो प्रकाश विभिन्न रंगों में फैल जाता है। तो प्रकाश विभिन्न रंगों में फैल जाता है। बात समझ लिया दोस्तों। इस बात में क्या कहना चाहता हूं, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश विभिन्न रंगों में फैल जाता है, और इससे क्या कहेंगे, फैल जाता है। इस क्रिया को, इस फैलने की क्रिया को, इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश विभिन्न रंगों में फैल जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस बात को समझ, जब सूर्य की किरण आती है तो प्रिज्म नामक एक यंत्र या यूनिट या माध्यम, कुछ भी कहें, उसके अंदर जब प्रवेश करती है और निकलने के बाद जब फैलती है तो प्रकाश का जो रंग है वो रंगों के अंदर फैल जाती है। और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश विभिन्न रंगों में फैल जाता है और इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के बाद हम बात करेंगे प्रकाश की साल के बारे में। प्रकाश की साल के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश जब किन किन माध्यम में कैसे चलता है। कांच में, कांच में बैंगनी रंग की साल, कांच में बैंगनी रंग की साल सबसे कम तथा अपवर्तनांक
अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए बात ये हो रही है कि कांच में बैंगनी रंग की साल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये बात थी किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रकाश के कांच में बैंगनी रंग की साल जो सबसे कम होती है, लेकिन उसका अपवर्तनांक के वापस वो सबसे ज़्यादा होता है। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अगला पॉइंट हमारा यह है कि लाल रंग की साल सबसे अधिक प्रकाश में बात कर रहे हैं। लाल रंग की साल सबसे अधिक, लाल रंग की साल सबसे अधिक व अपवर्तनांक सबसे कम होता है। वह अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक बार फिर दोस्तों देखिए, लाल रंग की साल सबसे अधिक वो अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की बात कर रहे थे हम। कांच में बैंगनी रंग की साल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, लाल रंग की साल अधिक होती है लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे, ये वहाँ से डिस्कशन निकल के आए थे दोस्तों। इसके बाद प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं। ये थी बात, यहाँ तक प्रकाश की जो उसको तरंग दैर्ध्य पर नापते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक मोटिवेशन क्यूट बोल सकते हैं आप उसको, कि ना जो मेहनत है हमें लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए करनी पड़ती है, तो उसी पे आधारित हमें जीवन को हर दिन एक नई नई जो चुनौतियां हैं उसको सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि जब ज़िंदगी में ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या जीने का मज़ा, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या जीने का मज़ा, जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी थम जाया करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली जो है हम बात करते हैं जो इंद्रधनुष के बारे में। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित है इंद्रधनुष, जो आपको आकाश में दिखाई देता है फैला हुआ। ये किसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, उसके बारे में बात करने वाले परावर्तन। देखिए परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण। देखिए दोस्तों एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है, का सबसे अच्छा उदाहरण है
इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका? इंद्रधनुष का, जो हमें आकाश में दिखाई देता है बारिश के ठीक बाद में, तो वो किसका उदाहरण है? वो सीधी सी बात है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे बेहतरीन और अच्छा उदाहरण है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है, कब कब होता है, कैसे होता है, इनके बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष नंबर 1, प्राथमिक इंद्रधनुष नंबर 2, द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक के बाद में दूसरा है द्वितीय इंद्रधनुष। ये बात थी प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में। हम अब बात करेंगे जब प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों, जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन व 1 बार 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है। एक बार परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। देखिए बिल्कुल, जब बूंदों पर सूर्य की किरण पड़ती है, आपतित होने वाली सूर्य की किरणों 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है, तो इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है। दोस्तों फिर से समझिएगा कि जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो उस कंडीशन में प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कैसे बनता है? जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो उस कंडीशन में प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो है द्वितीय जो इंद्रधनुष है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में देखिए, द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरण जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है। देखिए द्वितीय इंद्रधनुष क्या कहता है? जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार भी परावर्तन होता है, तो द्वितीय इंद्रधनुष
द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ये द्वितीय इंद्रधनुष बनने का प्रोसेस है। 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार ही परावर्तन होता है, लेकिन उसमें 2 बार अपवर्तन लेकिन परावर्तन 1 बार होता था। यहाँ पे 2 बराबर है। उसमें प्रथम में बराबर नहीं था, 2:1 का रेशियो था। प्रथम इंद्रधनुष में 2:1 का रेशियो था, लेकिन इसमें 2:2 का है। 2 ही अपवर्तन 2 ही परावर्तन होते हैं, लेकिन उसमें 2:1 का रेशियो था। इस बात को जरूर नोट कीजिएगा, बस इतना ही इन दोनों में फर्क है। इंद्रधनुष के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे और एक द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में महत्वपूर्ण इनके बीच में जो अंतर है एक और वो बात करेंगे। देखिए नोट्स के रूप में बात करेंगे हम कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा, देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है। धुंधला दिखाई देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक इंद्रधनुष है वो अच्छा दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, लेकिन अपेक्षाकृत द्वितीयक इंद्रधनुष है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब क्लियर है कि प्राथमिक इंद्रधनुष साफ दिखाई देता है, तो दूसरा है द्वितीयक वो इतना साफ नहीं दिखाई देता जितना प्राथमिक दिखाई देता है। दोनों के बीच में तुलना हुई यहाँ पे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो प्राथमिक रंग है उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ एक बार फिर आपको, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, उनको आप जरूर नोट कीजिएगा। उसके बाद द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग और उसके बाद में द्वितीयक रंगों के बारे में हम बात करेंगे। प्राथमिक रंग के अंदर लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है। बाकी द्वितीयक रंग पीला, मैजेंडा और पिकॉक नीला ये है प्राथमिक रंग। लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग है पीला, मैजेंडा, पिकॉक और ये रंग है प्रमुख रूप से जब दो रंग परस्पर मिलते हैं। जब 2 रंग परस्पर मिलते हैं, मिलने से या मिलते हैं ये बात एक ही है। मिलने से श्वेत रंग उत्पन्न होता है। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग उत्पन्न होता है तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। देखिए जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग उत्पन्न होता है तो उसे पूरक रंग कहते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला है, RGB हम बात करें। और उसके बाद द्वितीयक रंग पीला, मैजेंडा, पिकॉक व नीला है। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग उत्पन्न होता है तो उन रंगों को पूरक रंग बोला जाता है। जब कोई भी रंग हो आपस में जब मिलते हैं तो उनसे मिलने से जब तीसरा जो रंग निकल के आता है सफ़ेद, तो उन रंगों को पूरक रंग बोला जाता है।